जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में सबको मजा आ रहा होगा। अपना जो आज की क्लास है वो राजस्थान के इतिहास की, मेवाड़ के इतिहास की 6ठी क्लास है। मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। मेवाड़ के इतिहास की हम बात कर रहे थे, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ महाराणा कुंभा। कुंभा का बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। महाराणा कुंभा की रचनाएं क्या है, महाराणा कुंभा की उपाधियां क्या है, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से युद्ध किए हैं, कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए, उन सब से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसी पे अपन चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों को पुरानी क्लासेज नहीं पढ़ी हो वो एक बार पढ़ें इनको, और आगे से आगे क्या है कि जब टॉपिक टू टॉपिक क्लास चलेगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बीच में से पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, पर्टिकुलर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आना है, लेकिन उससे पहले का भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं मेवाड़ महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, इनके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं हिस्ट्री बाद में बताऊंगा इनके बारे में। पहले आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं उसी की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके बनता है कि महाराणा कुंभा का समय क्या है। तो महाराणा कुंभा का समय क्या है वो अपने को ध्यान रखना है। 1433 से 1468, यानी 1433 से 1468 इनका टाइम है महाराणा कुंभा का। अब महाराणा कुंभा से रिलेटेड प्रश्न क्या बनते हैं वो अपन पिन पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है महाराणा कुंभा का कि ये किनके पुत्र थे। तो ये महाराणा मोकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? महाराणा मोकल के पुत्र थे। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन इनके लिए बनता है महाराणा कुंभा के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इनके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो महाराणा कुंभा का काल है, महाराणा कुंभा का काल, यानी कि महाराणा कुंभा का जो समय है, काल का मतलब ये वाला समय, ठीक है। तो महाराणा कुंभा का काल है। उससे पहले एक चीज और क्लियर कर लें, इनके पुत्र थे, लेकिन महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक अगर आपसे पूछे कि कहां पर हुआ था तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर हुआ? चित्तौड़ दुर्ग में। ये भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चित्तौड़ के किले में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ और ये महाराणा मोकल के पुत्र थे। फिर इनका काल जो पूछा जाता है इसका भी अच्छा प्रश्न बनता है। महाराणा कुंभा का काल जो है मेवाड़ में स्थापत्य कला किसका है? निर्माण कार्य से रिलेटेड है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। एक क्वेश्चन ये आपके और अच्छा बन गया। तीसरा क्वेश्चन बनते हैं कि महाराणा कुंभा के समय, ठीक है, इन्हीं के समय, किनके समय? महाराणा कुंभा के समय। सबके समझ में तो आ रहा? कोई डाउट मत रखना। महाराणा कुंभा का एक भी क्वेश्चन मैं आपके गलत नहीं होने दूंगा। महाराणा कुंभा का समय 1433 से 1468 ईस्वी है। महाराणा मोकल के पुत्र थे। राज्याभिषेक इनका चित्तौड़ में हुआ। मैंने इससे पहले की जो मेवाड़ के इतिहास की क्लास नंबर 5 पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि महाराणा मोकल की जब हत्या होती है, चाचा मेरा, याद आया, ठीक है, उनके दो सहयोगी थे, महपा पंवार और एक्का पंवार। तो उनके सहयोग से जब इनकी हत्या हुई थी तो महाराणा कुंभा को बचा करके इनको कुंभलगढ़ पहुंचाया गया था और कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है। इनका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि निर्माण से रिलेटेड इनका काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आए तो अपने को ध्यान रखना। इन्हीं के समय अगला क्वेश्चन है मेवाड़ चित्रशैली का। मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ हुआ, यानी कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ किससे माना जाता है? महाराणा कुंभा से। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा लाइन बता रहा हूं कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ तो महाराणा कुंभा के समय हुआ, जबकि देखो मैं नोट डाल के यहां पर लिखवा रहा हूं, जबकि मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेवे
मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल, तो आपका उत्तर अलग चला जाएगा। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल। किनका काल है? महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है, वो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ओके, मैं इनकी डिटेल आगे जगत सिंह जी का जब समय आएगा तब मैं आपके उस पर चर्चा करूंगा। बाकी स्वर्ण काल याद रखना और मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ कुंभा के समय। महाराणा कुंभा का अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। ऐसे कोई हो जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में डालें और तुरंत प्रभाव से इस क्लास को जो भी आपके मिलने वाले हैं अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, ताकि लोगों को पता चले जीके की क्लास चल रही है और आपका थोड़ा सहयोग चाहिए मुझे। डन है? अब देखो महाराणा कुंभा का अगला, राजस्थान में, मैं पहले एग्जाम के पॉइंट की ही बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको महाराणा कुंभा की जो हिस्ट्री है, बीच में घटनाएं हैं, उसकी भी चर्चा करूंगा। राजस्थान में 84 दुर्गों, कितने? 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को कहा जाता है। कुंभा को कहा जाता है। क्या डन है? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, एक मैडम बोल रहे थे कि सर आपकी क्लास पॉइंट टू पॉइंट समझाएं थोड़ा, तो मैं प्रयास कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, लेकिन जहां स्पेस मिलेगा वहां पे कुछ और पॉइंट लिखेंगे तो बाद में आप समझ लेना। वैसे मैं बोल रहा हूं, आपको सबके समझ में आ रहा होगा। पांचवें बिंदु की बात करते हैं महाराणा कुंभा के लिए, कि महाराणा कुंभा के लिए इतिहासकारों ने बहुत बढ़िया बात लिखी। क्या लिखी? कुंभा को, ठीक है, 3 शब्द अच्छे आते हैं, कटार, कलम और कला के, समझ में आ गया? तीनों शब्द बहुत अच्छे प्रश्न बने हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। कटार, कलम और कला के त्रिवेणी रूपी संगम, त्रिवेणी रूपी संगम का धनी व्यक्ति कहा जाता है। धनी व्यक्ति कहा जाता है। किनको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि महाराणा कुंभा को कटार, कलम और कला के त्रिवेणी रूपी संगम का धनी व्यक्ति क्यों कहा जाता है। ध्यान से सुने कि कटार का मतलब ये युद्ध में निपुण थे, महाराणा कुंभा ने कई युद्ध लड़े, उसमें से महाराणा कुंभा एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कलम, इन्होंने, महाराणा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसकी मैं अभी आपके सामने बोर्ड पे चर्चा करूंगा। तो एक तो कटार हो गया, कलम हो गया और कला, इनके समय कई निर्माण कार्य हुए, कई दुर्ग बने, कई मंदिर बने, कई महल बने। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में इनके लिए तीनों विशेषताएं जो है एक साथ बताई गई है। कटार, कलम और कला के त्रिवेणी रूपी संगम का धनी व्यक्ति अगर किसी के लिए पूछे तो आपका उत्तर जाएगा, कौन जाएगा? महाराणा कुंभा। शायद अभी तक 5 बिंदु लिखे हैं, पांचों ही आपके समझ में आ गए होंगे। उसके बाद मैं अगले बिंदु की बात करता हूं। देखो, महाराणा कुंभा ने कई दुर्ग बनवाए, कई दुर्ग बनवाए। इन दुर्गों में से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग जो था, ध्यान से समझना, सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था वो था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, महत्वपूर्ण दुर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण किला माना जाता है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों में से कुंभलगढ़ दुर्ग माना जाता है। पहला एक बिंदु और ये आपके हो गया। उसके बाद में आगे चर्चा करता हूं महाराणा कुंभा से रिलेटेड। महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी, ठीक है, कुंभा की पुत्री का नाम आता है, उनका नाम है रमाबाई। क्या नाम है? रमाबाई। और जो महाराणा कुंभा की पुत्री है रमाबाई, ये बहुत महान संगीतज्ञ थी, यानी कि इनको संगीत का ज्ञान था। संगीत का ज्ञान था, किनको था? रमाबाई को। महाराणा कुंभा को भी संगीत का ज्ञान था। महाराणा कुंभा की
उपाधियां लिखाऊंगा मैं कम से कम 13-14 आपको, उनमें से आपको महाराणा कुंभा की एक उपाधि पता होगा, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य, यानी संगीत का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। वो मैं आपको आगे उपाधि महाराणा कुंभा की क्लियर करेंगे, वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं आएगी तो भी अपन उस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के जो विद्वान थे, विद्वानों के नाम 100% पूछे जाते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 राजाओं के विद्वान दे रहे, फिर पूछेगा ये विद्वान किस शासक से संबंधित था या किस राजा से रिलेटेड था, तो भी अपने को जो है किस रियासत से रिलेटेड था वो भी अपने को करना है। तो देखो महाराणा कुंभा के विद्वानों की अगर मैं लिस्ट बात करता हूं तो देखो, एक व्यक्ति का नाम था सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। ये महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। क्या थे? संगीत गुरु थे। डन हो गया। दूसरा बिंदु, महाराणा कुंभा का कवि अत्रि था। एक थे कवि महेश भट्ट, जिनको हम बोलते हैं कवि महेश भट्ट। एक थे कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। एक थे सुंदर सूरी। कौन थे? सुंदर सूरी। मैं छठा व्यक्ति यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम था सोमदेव, एक का नाम था जयचंद सूरी। ये महाराणा कुंभा के विद्वान थे। इनमें से आपने 2-3 विद्वानों के नाम सुनेंगे, जैसे कवि अत्रि। आपको ध्यान होगा महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख लिखवाया था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख 1460 में महाराणा कुंभा ने लिखवाया था, और वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख जो लगा हुआ है वो चित्तौड़ के विजय स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं, वहां पर लगाया गया था। लेकिन जब ये लिख रहे थे तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुत्र महेश भट्ट ने उस विजय स्तंभ को इन्होंने पूरा किया था। विजय स्तंभ जो जिसपे विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई गई थी, उसको पूरा किया था। और कान्हा व्यास का कुंभलगढ़ प्रशस्ति से संबंध है, ठीक है, लेकिन इनके लिए कहीं कहीं महेश भट्ट कुंभलगढ़ के लिए आता, उसके बाद कान्हा व्यास हम बात करेंगे। सोमदेव हो गया, सुंदर सूरी, ठीक है, जयचंद सूरी जो है, ये सब महाराणा कुंभा के क्या थे? विद्वान थे। ये इनके संगीत गुरु थे। एक विद्वान इनकी पुत्री भी थी, रमाबाई, जो संगीत का ज्ञान यानी संगीत की ज्ञाता थी। क्या यहां तक चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आपको 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूं। एक तो आपका ये वाले पॉइंट हो गए, मोकल के पुत्र, इनका राज्याभिषेक चित्तौड़ में हुआ, इनका काल मेवाड़ स्थापत्य शैली का, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इन्हीं के समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ हुआ। राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल था, जबकि चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है, और मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह का काल माना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। महाराणा कुंभा ने जितने दुर्ग बनाए उसमें महत्वपूर्ण किला इनका कुंभलगढ़ था। कुंभा की पुत्री रमाबाई थी, संगीतज्ञ थी, और कुंभा के ये विद्वान थे सारंग व्यास, कवियत्री, कवि महेश, कान्हा व्यास, सुंदर सूरी, जयचंद सूरी, सोमदेव। याद हो जाएगा? हो क्या जाए, याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चीज क्लियर हो गई? जैसे मैं समझा रहा हूं, क्लास में याद हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ूं, फिर देखो, महाराणा कुंभा का एक शिल्पकार था जिनका नाम बार बार आता है एग्जाम में, यानी कि महाराणा कुंभा का शिल्पकार, महाराणा कुंभा का शिल्पकार जो था, या किताबों में कहीं कहीं शिल्पी लिखा हुआ है, महाराणा कुंभा का शिल्पी कौन था, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। महाराणा कुंभा का जो शिल्पी या शिल्पकार जो था, उसका नाम था मंडन। उसका नाम क्या था? मंडन था। अब मंडन के लिए प्रश्न आते हैं 2 तरीके से। एक तो आता है ये मंडन फ्रॉम कहां का था, तो मंडन गुजरात का था। कहां का था? गुजरात का। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मंडन कहां से रिलेटेड था? गुजरात का था। एक क्वेश्चन आता है मंडन के ग्रंथ। एक क्वेश्चन क्या आता है? मंडन के ग्रंथ कौन कौन से थे, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। ओके, मंडन के ग्रंथ हैं, एक आता है
वेद मंडन, ओके। एक आता है कोदंड मंडन, एक आता है रूप मंडन, एक आता है शकुन मंडन, शकुन मंडन। एक कौन सा आता है आपके? शकुन मंडन। एक इनका और ग्रंथ है जो शिल्प शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछे आपसे कि वेद मंडन, कोदंड मंडन, रूप मंडन ये क्या है, तो ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आपका उत्तर जाएगा, ये ग्रंथों के नाम है। और ये ग्रंथों के नाम किसके ग्रंथ हैं, तो अपना उत्तर क्या जाएगा, ये मंडन के ग्रंथ है। किसके ग्रंथ है? मंडन के ग्रंथ है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। शकुन मंडन का जो है, शकुन मंडन शुभ अशुभ से रिलेटेड हो गया, रूप मंडन मूर्ति कला से रिलेटेड हो गया। बाय द वे पूछे कि रूप मंडन का संबंध किससे है, तो आपको उत्तर जाना चाहिए मूर्ति कला से रिलेटेड, ओके। उसके बाद कोदंड मंडन का क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोदंड मंडन का संबंध किससे है, तो कोदंड मंडन का संबंध धनुर्विद्या से है, धनुर्विद्या से रिलेटेड हो गया। क्या मेरी बात समझ गई क्या? देख लो, कोदंड मंडन हो गया, वेद मंडन हो, कोदंड मंडन पूछा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना बाद में आप जब भी नोट्स बनाओ तो, ठीक है। एक आपके आ गया राजमंडल, राजवल्लभ, इधर लिखे राजवल्लभ। ये जो इनका ग्रंथ है, कहीं कहीं राजमंडन लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी है, ये शिल्प शास्त्र से रिलेटेड है, निर्माण कार्य से रिलेटेड है। तो ये आपके क्वेश्चन आ जावे, ठीक है। मूर्ति कला किससे रिलेटेड है? रूप मंडन से। तो ये भी आपको कुंभा के शिल्पकार, शिल्पी मंडन, मंडन कहाँ का था? गुजरात का, गुजरात का था। तो वेद मंडन इसने ग्रंथ लिखे, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को उलझाने वाले क्वेश्चन है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहां तक अभी तक पढ़ाया, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो जो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। जहां तक मेरा आइडिया है आपको कहां से पढ़ना है, 1468 से, फिर ये 5 बिंदु है, उसके बाद ये है, फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा ये लाइन आपको ऊपर बता दी है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये किसके ग्रंथ हो गए आपके? जिसका जो अर्थ निकल रहा है मैंने वो आपको लिख दिया है, उसके बाद भी आप गलत करते हो, ये अलग मैटर हो गया है, ठीक है ना। ये इसके ग्रंथ से रिलेटेड हो गया। तो एक तो कोदंड मंडन का संबंध पूछता है धनुर्विद्या से, और एक राजवल्लभ जो पूछता है शिल्प शास्त्र से, रूप मंडन का संबंध मूर्ति कला से। यहां तक क्लियर हो गया हो? एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद फिर मैं महाराणा कुंभा की उपाधियां पढ़ाने वाला हूं। 101% उसका एक क्वेश्चन बनता है, और आने वाले एग्जाम में और बनेगा, ठीक है। एक बार प्लीज थोड़ा स्क्रीनशॉट लें। किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, कोई अक्षर नहीं दिख रहे हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालते रहें, ठीक है। मुझे लगेगा कि आपको सबको समझ में आ रहे हैं, गाड़ी चलती रहेगी, ओके। महाराणा कुंभा के युद्धों का 100% क्वेश्चन बनता है, महाराणा कुंभा के विद्वानों का क्वेश्चन बनता है, महाराणा कुंभा की उपाधियों का क्वेश्चन बनता है। ये सब अपने को विशेष तौर से ध्यान रखते हुए पढ़ना है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक हो गई तो चक्कर पड़ जाएगा। चलो, अब आप महाराणा कुंभा की उपाधियां समझे। उपाधियों से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। महाराणा कुंभा की उपाधियां, उपाधियों की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी उपाधि की मैं इनकी डिटेल भी बता रहा हूं आपसे कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि परिभाषा दे करके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा वो, और परिभाषा दे करके आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा, और जब हम डिटेल अगर पता नहीं है तो फिर वही लास्ट ऑप्शन
जो मैंने आपको बता रखा है, मचक मचक के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभिनव भट्टाचार्य वो महाराणा कुंभा की एक उपाधि है। दूसरी बात करते हैं राणो रासो। राणो रासो, पहले इनको समझो। अभिनव भट्टाचार्य उपाधि का संबंध हो गया संगीत का ज्ञाता। क्या हो गया? संगीत का ज्ञाता, पहला क्वेश्चन। राणो रासो का संबंध, सीधी सी गणित बात करते हैं राणो रासो का, तो हम बात करते हैं विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता। तीसरी हम बात करते हैं राजगुरु। चौथी हम बात करेंगे चाप गुरु। पांचवी हम बात करेंगे छाप गुरु। कौन सी बात करेंगे? छाप गुरु। छठी बात करेंगे शैल गुरु। सातवीं बात करेंगे हाल गुरु। हाल गुरु हो गया। तो ये कुंभा की उपाधियां हैं, राणा कुंभा की। देखो, राजगुरु का सीधा सा संबंध है राजनीति में दक्ष। क्या बात करेंगे? राजनीति का ज्ञाता। राजनीति का ज्ञाता, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। चाप गुरु का मतलब हो गया धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में निपुण या एक्सपर्ट। ओके। छाप गुरु की हम बात करते हैं छापामार युद्ध में एक्सपर्ट। छापामार युद्ध में निपुण, छापामार युद्ध में निपुण। शैल गुरु की हम बात करते हैं तो युद्ध में निपुण, युद्ध कौशल में निपुण, युद्ध कौशल में निपुण। हाल गुरु की हम बात करते हैं पहाड़ी दुर्गों, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता। थोड़े से मैंने बड़े अक्षर लिखे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, 7 उपाधियां मैंने आपको लिख दी है। 2-3 उपाधियां जहां जगह बच रही है मैं वहां पर लिख रहा हूं, फिर आगे और चर्चा करेंगे। अश्वपति, नरपति, अश्वपति और कौन सी हो गई? नरपति। ठीक है, अश्वपति का मुझे बताएं। गणपति, एक और हम बात करते हैं गणपति। गणपति, तो देखे सुने, जिनको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में भी डालते रहें। ठीक है, आइडिया लग जाएगा। अश्वपति का मतलब हो गया घुड़सवारी में निपुण, घुड़सवारी या कुशल घुड़सवार भी कह सकते हो। घुड़सवारी में निपुण, या इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे कुशल घुड़सवार, कुशल घुड़सवार। नरपति की हम बात करते हैं लोगों में श्रेष्ठ व्यक्ति, लोगों में श्रेष्ठ व्यक्ति, लोगों में श्रेष्ठ व्यक्ति को बोला गया है नरपति। गणपति, हम यूं लिख सकते हैं, या तो लिखे राज्यों का श्रेष्ठ राजा या राज्य का श्रेष्ठ राजा। क्या डन है? तो वो किसकी उपाधि होगी? गणपति की, राज्य का श्रेष्ठ राजा जो है, ये ध्यान रखना। फिर अगली उपाधि की बात करते हैं परम गुरु। दान गुरु, और एक और आता है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, ये 3 उपाधियां और ध्यान रखेंगे अपन। परम गुरु उपाधि का मतलब क्या हुआ? परम गुरु
कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग। विद्वानों में श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, विद्वानों में श्रेष्ठ व्यक्ति, दान गुरु नाम से पता चल रहा है, दान वीरता के कारण, दान वीरता के कारण इनको दान गुरु कहा गया है। हिंदू सुल्तान का मतलब है हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ राजा, हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ राजा। ये महाराणा कुंभा की 13 उपाधियां हैं। एक उपाधि की और बात करते हैं, तोडरमल। ये तोडरमल उपाधि भी है, तोडरमल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, तोडरमल है। और तोडरमल उपाधि की डिटेल ज्यादा नहीं मिलती है, तो अपने को ये 13 ध्यान रखना, प्लस एक तोडरमल उपाधि और क्लियर रखना, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। कर लोगे आ जाए तो। उपाधियां एनी हाउ याद रखो, मैं वापस 2 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं। महाराणा कुंभा की उपाधियां, अभिनव भट्टाचार्य है, संगीत का ज्ञाता। राणो रासो का संबंध है, विद्वानों का आश्रयदाता। राजगुरु का संबंध है, राजनीति का ज्ञाता। चाप गुरु का मतलब हो गया धनुर्विद्या में निपुण। छाप गुरु का मतलब हो गया छापामार युद्ध में निपुण। शेल गुरु का मतलब हो गया युद्ध कौशल में निपुण। और हाल गुरु का मतलब हो गया पहाड़ी दुर्गों का निर्माता। क्या डन है? उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अश्वपति का संबंध हो गया घुड़सवारी में निपुण या श्रेष्ठ घुड़सवार कह सकते हैं। नरपति का मतलब लोगों में श्रेष्ठ व्यक्ति। गणपति राज्य का श्रेष्ठ राजा। ओके, उसके बाद परम गुरु विद्वानों में श्रेष्ठ। दान गुरु दानवीरता के कारण हिंदू सुल्तान, हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ राजा। और एक तोडरमल उपाधि होगी। प्रश्न कैसे बनेगा? इनमें से एक उपाधि आपको देगा, एक तो दे देगा महाराणा कुंभा की धनुर्विद्या में निपुण का संबंध किस उपाधि से है, इनमें से 4 ऑप्शन देगा। जो है मैंने आपको तरीका बता दिया, तो हमारा उत्तर ये गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, एक बार ही महाराणा कुंभा की उपाधियों का आप ले स्क्रीनशॉट खींचे, फिर मैं महाराणा कुंभा के ग्रंथों की बात करता हूं, फिर मैं महाराणा कुंभा के शत्रुओं की बात करता हूं, फिर मैं महाराणा कुंभा के युद्ध की बात करूंगा। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें प्लीज। ऐसे कोई हो जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे को वापस तुरंत प्रभाव से मैसेज करें। किसी लाइन में कोई डाउट हो तो भी बताएं। ओके, महाराणा कुंभा के क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया एग्जाम में, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। महाराणा कुंभा का मैं कोई भी मैटर छोड़ने वाला नहीं हूं, पढ़ना आपको है, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ना आपको ही है। चलो, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा के ग्रंथ। महाराणा कुंभा के ग्रंथ, तो महाराणा कुंभा के ग्रंथों का अच्छा प्रश्न बनता है। महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ का नाम है सूड प्रबंध। क्या नाम है? सूड प्रबंध। दूसरे ग्रंथ का नाम है रसिक प्रिया। ये रसिक प्रिया क्या है? तो ध्यान से सुनना, ये रसिक प्रिया गीत गोविंद की टीका है। किसकी टीका है? गीत गोविंद। गीत गोविंद एक ग्रंथ का नाम है, उस पर इन्होंने टीका लिखी रसिक प्रिया के नाम से। एक रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और भी अलग टॉपिक आएगा अपने। राजस्थान की जो साहित्य कला से रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है, तो गीत गोविंद की टीका है। और ये गीत गोविंद किसने लिखा ये वाला ग्रंथ? तो इसका रचयिता है जयदेव। जयदेव कृत जो है गीत गोविंद, उसके ऊपर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया एक टीका लिखी, वो महाराणा कुंभा की रचना हो गई। क्या चीज क्लियर हो गई? दूसरे बिंदु की बात करते हैं। आज मैं थोड़ा सा सोच रहे होंगे सीरियस पढ़ा रहा है, ये आया जब से पढ़ाया जा रहा है, न तो कुछ बोल रहा है न कोई थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं मचक मचक वाला सिस्टम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इतिहास जो अभी महाराणा कुंभा के युद्ध आएंगे उसमें सारी चीजें आ जाएगी। ये तो एक बेसिक चीज है, हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं संगीत
राज संगीत रत्नाकर संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? महाराणा कुंभा के। तो ये ग्रंथ हमें याद रखने, इन ग्रंथों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सूड प्रबंध एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा जो है ये ग्रंथ अपने को कुंभा के याद रखने, ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्लियर करते हैं। तो एक टॉपिक आपके उपाधियों का हो गया, एक टॉपिक इनके ग्रंथ का हो गया, एक टॉपिक इनके विद्वानों का हो गया। यहां तक अपन बेसिक बात कर रहे हैं। अब महाराणा कुंभा से रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है, तो ध्यान से सुने। महाराणा कुंभा के शत्रु कौन कौन थे, ठीक है, फिर अपन युद्ध पे आ जाएंगे। महाराणा कुंभा के शत्रुओं के नाम हमें याद रखने। शत्रुओं में सबसे पहले अगर हम बात करें सिरोही, दूसरा मालवा, तीसरा गुजरात, और सबकी 12 बजाते हैं महाराणा कुंभा, एक को भी नहीं छोड़ते हैं। आगे चर्चा करने वाला हूं। गुजरात, ठीक है, चौथा नागौर, पांचवा व्यक्तियों के नाम आपने नाम सुने होंगे, चाचा मेरा, जिनके दो सहयोगी थे महपा पंवार और एक्का पंवार, हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जिन्होंने महाराणा मोकल की हत्या करवाई थी। अब आप इसको थोड़ा और डीपली में जाते हैं। सिरोही की स्थापना 1425 में सहसमल ने की थी। सहसमल देवड़ा चौहान था, सहसमल, ध्यान से समझना। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होंगे। सहसमल ने सिरोही की स्थापना की थी, देवड़ा चौहान था, सहसमल, ठीक है ना। मालवा का था महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम मालवा का राजा था। गुजरात की हम बात करते हैं, किसकी? गुजरात की। तो गुजरात में जब महाराणा कुंभा का समय 1433 से 1468 तक रहा, 68 तक रहा, उसके बीच में गुजरात में 4-5 राजा बन चुके थे। और अपने महाराणा कुंभा का जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड में गुजरात में 3-4 राजा बन चुके। जैसे कौन कौन है? सबसे पहले हम बात करते हैं अहमद शाह, अहमद शाह, इसकी मृत्यु होती है तो मोहम्मद शाह सेकंड आता है, मोहम्मद शाह। जब इसकी मृत्यु होती है तो फिर नया राजा आ जाता है गुजरात का, मोहम्मद शाह के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मोहम्मद शाह के बाद में हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन, और उसके बाद में बात करेंगे महमूद बेगड़ा, बेगड़ा। ये जब महाराणा कुंभा राजा थे उस समय अहमद शाह के बाद इस टाइम के अंदर अहमद शाह था, वो भी डेथ हो गई, फिर मोहम्मद शाह आया, उसकी डेथ हो गई, कुतुबुद्दीन, फिर महमूद बेगड़ा। उस समय तक महाराणा कुंभा जीवित थे। ओके, तो गुजरात में 4 लोग से इनकी शत्रुता थी, ठीक है। नागौर पे महाराणा कुंभा अटैक करेंगे, उसके बाद में दिखेंगे अपन चाचा मेरा, ये मालवा की सेवा में चले गए थे। महाराणा मोकल की हत्या करके कहां चले गए थे? मालवा में। तो ये महाराणा कुंभा के शत्रु थे। ओके, तो इनसे शत्रुता लेनी, तो इनका हिसाब किताब करना था। प्लस एक रियासत और थी जिसका भी हिसाब किताब करना था, वो करना था, कौन सी है? मंडोर मारवाड़ वाला एरिया। मंडोर वाला कौन सा? मारवाड़। और मारवाड़ का एरिया जो था वो किसके पास में था? राव जोधा के पास में था। और फिर आवड़ बावड़ की संधि होती है, याद आ गया? आवड़ बावड़ की संधि, उस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले अपने को ये चीज क्लियर कर लेनी, ये सब शत्रु थे। अब शत्रु थे तो क्या गणित थी, आप उसको नक्शे पे समझे। समझ में तो आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है? देखो, जब महाराणा मोकल की हत्या होती है, किसकी? महाराणा मोकल की, ध्यान से समझना। महाराणा मोकल की हत्या होती है तो यहां पर सिरोही होता है, सिरोही, और सिरोही का राजा होता है, कौन होता है? सिरोही का सहसमल। और सिरोही के पास में उदयपुर टच होता है, मेवाड़। तो जब महाराणा मोकल की हत्या हुई, ठीक है, तो सिरोही का शासक सहसमल जो देवड़ा चौहान था, इसने सोचा कि क्यों न
मेवाड़ यानी उदयपुर का एरिया अपने सिरोही के टच में है, तो थोड़ा बहुत अपन कोस लेवे। कोसना मतलब समझ में आ गया, छीन लेवे। तो अपन जब इससे छीन लेंगे, मेवाड़ कमजोर है, मारना कुंभा तो छोटे हैं, जिनको वहां से बचा के चित्तौड़ ले जाया क्या, तो कुंभा अपना क्या बिगाड़ेगा। ओके, जब मारना कुंभा राजा बनते हैं तो मारना कुंभा को लिस्ट दी गई, ये सब अपना खिलाफ है। क्या मेरी बात समझ गई क्या? ये सब अपने खिलाफ है, इनका या तो ट्रांसफर करो या इनकी फाइल क्लोज करो। तो पता चला कि सहस मल ने जब महाराणा मोकल की हत्या हुई थी तब फायदा उठा करके, मेवाड़ सिरोही का था, इसने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। तो महाराणा कुंभा ने क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसने मेवाड़ के कुछ हिस्से पर अधिकार किया। एक काम करो, सेना लेके जाओ, पूरा सिरोही अपने पास ले लो, कोस लो से। ज्यादा नाटक करे तो देख लेना, 2-3 अपने हिसाब से देख लेना। ओके, तो महाराणा कुंभा ने सिरोही को अपने अंडर में ले लिया। सिरोही ने तो थोड़ा सा मेवाड़ का पार्ट लिया, क्या समझ गया, और कुंभा ने जो है पूरे सिरोही अपने अंडर में ले लिया। तो ये सिरोही वाला मैटर क्लियर हुआ, क्या सबके समझ गया। अब हम बात करते हैं मालवा, महमूद खिलजी से झगड़ा। तो मालवा में कोई छोटा मोटा उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, उसको लेकर के फिर मालवा के और महाराणा कुंभा के बीच में जो शत्रुता हुई थी, उसमें फिर महमूद खिलजी ने महाराणा कुंभा पर चढ़ाई की, और चढ़ाई की तो युद्ध होता है, और फिर महाराणा कुंभा के युद्धों में मैं सारंगपुर का युद्ध आगे बताने वाला हूं। ठीक है, गुजरात में अहमद शाह, मोहम्मद शाह, इनसे युद्ध होते हैं। महमूद बेगड़ा की सेना को अचलगढ़ से भागना पड़ता है। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा मोहम्मद शाह कुतुबुद्दीन का मैटर थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। और फिर चाचा मेरा, तो महाराणा कुंभा ने जब शासक बना तो महमूद खिलजी के पास ये चाचा मेरा भाग करके शरण ले रखे थे। तो महाराणा कुंभा ने उनको कहा कि भैया ये मेरे पिताजी के हत्यारे, इनको छोड़ना पड़ेगा। जब महमूद खिलजी ने मना कर दिया तो फाइल तो क्लोज करनी थी, तो बाद में जब युद्ध होता है तो उसमें चाचा मेरा को मार दिया जाता है। क्या समझ में आ गया क्या? और महमूद खिलजी को बंदी बना करके लाया जाता है, मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या समझ में आ गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर अपन आगे बात करेंगे। अब महाराणा कुंभा के ये शत्रु हो गए, ये महाराणा कुंभा के ग्रंथ हो गए। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेवें, और फिर मैं महाराणा कुंभा के युद्ध पढ़ाने वाला हूं। हो गया? चलो, आज क्लास थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो, लेकिन आप टेंशन नहीं लेवे। महाराणा कुंभा के बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। एक भी गलती नहीं करें। कुंभा को तो, महाराणा कुंभा को, महाराणा प्रताप को लास्ट में एग्जाम के समय ये 2-3 लोगों को तो पढ़ के जरूर जाएं। मेवाड़ महाराणा राज सिंह को, राणा सांगा को, इनके, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में यदि एक क्वेश्चन भी बनता है तो पहली प्राथमिकता इन 4 राजाओं से बनेगा। ओके, अब महाराणा कुंभा के प्रमुख युद्ध। महाराणा कुंभा के युद्धों में हम बात करेंगे। सबसे पहले युद्ध करते हैं, कौन सा है, सबको पता होगा, फेमस है, उसके जीतने, हिंट दे रहा हूं। उस युद्ध के जीतने के बाद कमेंट बॉक्स में डालो, उस युद्ध के जीतने के बाद में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद आ गया? ठीक है, आधे लोगों के याद आ रहा, आधों के नहीं आ रहा है। तो युद्ध होता है 1437 ईस्वी का। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर युद्ध हुआ था। सारंगपुर एमपी के बॉर्डर के आसपास आता है, मध्य प्रदेश के आसपास। तो सारंगपुर युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। और वो सारंगपुर युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो याद रखना, महाराणा कुंभा इंटू, ठीक है, महमूद खिलजी, और चाचा मेरा इसी के पास गए हुए थे। तो महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? महाराणा कुंभा की विजय होती है। डन हो गया। महाराणा कुंभा ने खिलजी को बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना करके 6 माह तक चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बना के रखा था।
कहां पर बंदी बना के रखा? चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बना कर रखा था। और चित्तौड़ दुर्ग में बंदी बना के रखा। 6 महीने बाद इसने सॉरी बोला, सॉरी फील की, सॉरी शक्तिमान, आगे से मैं नहीं आऊंगा, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मेरे को छोड़ दो। तो 2-4 बार प्लीज बोला होगा, तो मारना कुंभा ने छोड़ दिया। ओके, मारना कुंभा ने ये नहीं सोचा था कि ये मक्खी वापस उड़ के आएगी। मक्खी का मतलब समझ गया? महमूद खिलजी, मक्खी हो गया। और मारना कुंभा ने जब इनको छोड़ा तो 4 बार वापस अटैक करता है, वापस हारता, फिर अटैक करता, फिर हारता है, ठीक है। लेकिन ये बाद में मक्खी पकड़ में नहीं आई। ओके, तो महमूद खिलजी समझ में आ गया क्या? बंदी बना लिया गया, 6 महीने तक चित्तौड़ में रखा। इतिहासकारों ने महाराणा कुंभा की आलोचना की थी कि बाहर से जो भी शत्रु अटैक करते वो राजाओं को मार देते थे, लेकिन इतने जो है दया करके छोड़ते नहीं थे, बंदी बना के रखते थे। लेकिन इन्होंने वापस छोड़ा जो तो कोई बात नहीं, जब वो बार बार अटैक कर रहा है तो फिर तो नुकसान वाला मैटर है, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए था। तो इतिहासकार आलोचना करते हैं इनको, इनके बारे में। यही सीन राणा सांगा के समय, महमूद खिलजी द्वितीय के समय हुआ था, गागरोन युद्ध के समय। ओके, वो राणा सांगा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा। तो एक युद्ध तो ये हुआ सारंगपुर। अब ये सारंगपुर की जीत हो गई, किसकी हुई? महाराणा कुंभा की। तो इसकी विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, क्या मेरी बात समझ गई क्या? विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम होती है कि सर विजय स्तंभ ही कीर्ति स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ ही विजय स्तंभ है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सर कौन कौन से कीर्ति स्तंभ है, कौन कौन से विजय स्तंभ है? तो आप सबसे एक हामा पगा रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि मेरी कल जो भी इतिहास की क्लास होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं एक राजस्थान के जो भी कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ है उसकी भी मैं एक क्लास बना के आपको अलग से डाल दूंगा। तो आपके विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का मैटर कभी गलत नहीं होगा और आपके 2 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। छोटी सी क्लास डालूंगा, 15 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, और उसमें आपको चारों विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ से रिलेटेड राजस्थान का जो क्वेश्चन बनता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं महाराणा कुंभा पढ़ा रहा हूं तो मैं विजय स्तंभ को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस इतना सा बता रहा हूं। इसकी मेरी अलग से क्लास आएगी। आपके दिमाग में यूं नहीं आना चाहिए इसको तो विजय स्तंभ के बारे में नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं बता रहा। भाई दिमाग में लाओ तो भी ले आओ, लेकिन हमारे पास अभी समय को देखते हुए इसको मैं बिल्कुल एक अलग से एक्सप्लेन करूंगा। और जो लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगी इसको आ रहा कि नहीं आ रहा है। नए लोग हैं तो विचार मत लाना, विश्वास रखना मेरे ऊपर, ठीक है, धोखा नहीं करूंगा। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है? ये विजय स्तंभ ध्यान रखना किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और ये कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। ओके, तो ये इसका निर्माण इन्होंने महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्या चीज क्लियर हो गई? ठीक है, इसका निर्माण जो है वो 1448 के आसपास चालू हुआ था, ठीक है, 1459 के आसपास खत्म होता है, ऐसा इसका समय माना जाता है। और जो विजय स्तंभ जो है, ठीक है, मैं वैसे बोल के बता रहा हूं थोड़ा सा, जेता नापा पोमा की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। डन है। अब इसकी ऊंचाई के बारे में गवर्नमेंट के अलग अलग बुक में, किसी बुक में 120 फीट दे रखी है ऊंचाई, किसी बुक में 122 फीट दे रखी है। एग्जाम में कौन सी आवे तब क्या करना है वो मैं इसको पूरे विजय स्तंभ को अलग से टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। क्या चीज क्लियर हो गई? वो क्लास आपको चूकनी नहीं है, वो क्लास आपको देखनी ही है। क्या डन है? चलो, तो ये महाराणा कुंभा का एक युद्ध तो हुआ 1437 ईस्वी का सारंगपुर का युद्ध। क्या डन हो गया? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे अगला युद्ध बताने वाला हूं। फटाफट लेना प्लीज। ओके, ले लिया? चलो, किसी को डाउट हो तो बोल देना भैया, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन डाल देना। देखो, अब महाराणा कुंभा के समय मैंने आपको बताया था
कि जब महाराणा मोकल थे तब मेवाड़ में रणमल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। मेरी 5वें नंबर की क्लास जाके पढ़ लेना जिन्होंने पहले वाली क्लासें नहीं पढ़ी हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी इतिहास की क्लास चल रही वो 1 by 1 क्लास पढ़ते रहो। किसी दिन मिस हो गई तो पहले उसको पढ़ो, फिर अगली क्लास आज हो रही तो फिर उसको पढ़ो। 1 घंटा पहले बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्लास ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो रही है। ओके, तो बड़ी क्लास नहीं है ज्यादा। तो अब महाराणा कुंभा जब शासक बनते हैं तो महाराणा कुंभा को यह कंफर्म कराया गया था कि अपने मेवाड़ की जो दयनीय स्थिति हुई है वो मारवाड़ की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि महाराणा कुंभा के पिता और पिता का नाम था महाराणा मोकल। क्या नाम था? महाराणा मोकल। तो और अब मेवाड़ के राणा लाखा की जब मृत्यु होती है, मोकल के पिता लाखा और मोकल की माता जो हैं, इनकी माता हंसाबाई ने अपने भाई को मेवाड़ में बुला लिया। मैंने बताया था उसका नाम था राव रणमल। तो राव रणमल को अपने भाई को मेवाड़ में बुला लिया था। तो हंसाबाई और रणमल की वजह से मेवाड़ की स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी। क्या समझ आ गया? जब मोकल की हत्या हो जाती है, मोकल की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और जब कुंभा शासक बनते हैं तो कुंभा को कहा गया कि ये मेवाड़ की जो भी दयनीय स्थिति है उसके जिम्मेदार एक तो आपके ये हैं और एक आपके मामा जी हैं, ये जो मोकल के मामा जी हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो महाराणा कुंभा ने कहा करना क्या है भैया, मंडोर को अपने अंडर में ले लो, क्योंकि राव जोधा जोधपुर बसाते हैं 1459 में। तो अभी जोधपुर नहीं बसा है। बात समझ में आ गई क्या? तो कुंभा ने कहा मंडोर को ले लो भाई, एक बार पता तो चले, है ना। मेवाड़ की 12 बजा के रख दी। तो अब मंडोर पर सेना भेजी, तो किसके नेतृत्व में भेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान होगा मोकल के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था कुंवर चुंडा। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। कुंवर चुंडा मोकल के बड़े भाई थे। तो महाराणा कुंभा के क्या हो गए? बड़े पापा। ओके, तो महाराणा कुंभा ने बड़े पापा को बोला कि बड़े पापा, ये जब मांडू से वापस आ गए थे, जब मोकल की हत्या हुई उसके बाद मांडू से ये वापस आ गए। तो वापस आए तो इन्होंने कुंभा ने कहा बड़े पापा से पूछा भी ये सारा मैटर कैसे क्या हुआ। बड़े पापा ने सब बताया होगा। तो इनको कहा बड़े पापा एक काम करो, अपने तो मंडोर को सेना लेके जाओ और मंडोर को ले आओ सबसे पहले तो, ठीक है ना, बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो कुंवर चुंडा के नेतृत्व में मंडोर यानी मारवाड़ अभियान भेजा। बात सबके समझ में आ रही? क्या भेजा? मारवाड़ अभियान गया साहब। अब मारवाड़ अभियान गया और मारवाड़ अभियान में कौन गए? कुंवर चुंडा गए। मेवाड़ की सेना लेकर के ये जा रहे हैं, देखो पैदल पैदल आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ये सेना आ रही है कुंवर चुंडा की मेवाड़ से। और ये पैदल पैदल आ रहे हैं, रास्ते में कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा मंडोर। और यहां पर आ गए मंडोर में। कहां पर आ गए? और मंडोर पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मंडोर पर विजय प्राप्त कर ली साहब। मंडोर पर क्या हो गई? विजय। और उस समय राव रणमल की चित्तौड़ में हत्या हो चुकी थी। तो मंडोर किसके अंडर में था? तो मंडोर राव जोधा के अंडर में था। किसके अंडर में था? राव जोधा के अंडर में। क्या समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ रहा होगा? अब राव जोधा के अंडर में आ गया मंडोर, तो राव जोधा की सेना को वहां से पराजित होना पड़ा। मारवाड़ की सेना को मंडोर कुंभा के अंडर में आ गया। और अब मंडोर मेवाड़ के अंडर में आ गया तो टेंशन में आ गई हंसाबाई। कौन टेंशन में आ गई? हंसाबाई। हंसाबाई क्यों आई? तो सुने, एक तरफ तो इधर आपका पीहर है भैया, एक तरफ इधर ससुराल, और ससुराल पीहर में युद्ध हो रहा है तो टेंशन में तो आना ही है। समझ आ रहा है? और एक तरफ कुंभा जो है, देखो सोचो, हंसाबाई महाराणा मोकल, और महाराणा मोकल तो इनका बेटा और मोकल का बेटा, ये तो कुंभा की हो गई दादी। तो हंसाबाई एक तरफ तो कुंभा की दादी, और इधर हंसाबाई का भाई रणमल था और रणमल का बेटा जोधा, तो ये हंसाबाई का हो गया भतीजा। हमारी बात समझ में आ रही कि एक तरफ भतीजा एक तरफ पोता, और दोनों कर रहे हैं फाइटिंग। और जब फाइटिंग हो रही है
तो भैया नुकसान वाला तो सौदा है ना, मेवाड़ मारवाड़ में शत्रुता और बढ़ेगी। तब हंसाबाई ने हस्तक्षेप किया कि साहब लड़ो मती। सबके समझ में आ रहा है? जब हंसाबाई ने हस्तक्षेप किया, दोनों को मेवाड़ मारवाड़ को समझाया कि जो भी होना था हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में महाराणा कुंभा माने और उस सिचुएशन में एक संधि हुई मेवाड़ और मारवाड़ में, उसको आप बोलते हो आवड़ बावड़ की संधि। तो एक बार आपकी ये समझ में आ गया तो फिर मैं आपको आगे समझा दूं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेवें और फिर मैं आपको यहां हेडिंग डाल रहा हूं आवड़ बावड़ की संधि, फटाफट लेवें। ओके, आवड़ बावड़ की संधि का अच्छा प्रश्न बनता है, लेकिन एक चीज क्लियर कर लेना कि आवड़ बावड़ की संधि में क्वेश्चन जो बनता है उसका सन का नहीं बनता है। आवड़ बावड़ की संधि का किताबों में एग्जैक्ट समय बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं भी अप्रोक्स आपको लगभग जो सन लगभग मिलता है उसी की मैं थोड़ी सी आसपास चर्चा करूंगा। आवड़ बावड़ की संधि अच्छा प्रश्न बनता है। आवड़ बावड़ की संधि, ठीक है। आवल बावल की संधि का किताबों में सन नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, कहीं मिल जाए तो अप्रोक्स मिलता है। तो हम लगभग 1453 के आसपास मानते हैं, 1453 के आसपास। मैं क्लियर ही लिख रहा हूं आपको, आसपास लिख रहा हूं, आप डाउट में मत रहना। आवल बावल की संधि किस किस के बीच में हुई, तो ध्यान से समझना। आवल बावल की संधि हुई थी मेवाड़, और संधि का मैं आपको प्लस लगा रहा हूं, मारवाड़ के बीच में। किस किस के बीच में? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। मारवाड़ का कौन है भैया? राव जोधा। मारवाड़ का कौन है? राव जोधा। मेवाड़ के कौन है? महाराणा कुंभा। इन दोनों के बीच में आवड़ बावड़ की संधि हुई। आवड़ बावड़ की संधि के तहत क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मानते हैं, इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। सीमा का निर्धारण हुआ था। बात समझ गई? आपसे पूछे कि कौन सी संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, तो आपका आंसर जाएगा आवड़ बावड़ की संधि, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ मारवाड़ में इस संधि के तहत वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और संबंध स्थापित हो गए। एक संबंध तो हंसाबाई वाला था ही, अब यहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो उसकी अपन आगे चर्चा कर रहा हूं, समझना अच्छे से। देखो, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे ना तो और अच्छी मित्रता होगी। कैसे? जैसे समझना, राव जोधा की पुत्री है, राव जोधा की पुत्री, उनका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था दोस्तों? श्रृंगार देवी। इधर कुंभा के पुत्र का नाम था, ठीक है, रायमल, जो महाराणा रायमल आगे चल के राजा बनते हैं। तो इन दोनों की शादी करवा दी। किन दोनों की? इन दोनों का क्या करवा दिया? इस संधि के तहत विवाह करवा दिया, और विवाह करवा दिया तो और अच्छी दोनों रियासतों में मित्रता हो गई, और मित्रता हो गई तो फिर युद्ध तो संभव ही नहीं है। बाई मिस्टेक, गलती से और कोई भी युद्ध छिड़ जाए तो श्रृंगार देवी तो कहेंगी ना, हाँ हमारे पापा पे अटैक कर रहे हो। इस धरती पे आप कहीं भी चले जाओ, पत्नी के कितनी भी बुराई कर दो, लेकिन पत्नी के पीहर वालों की बुराई करोगे तो पत्नी एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करती। आप इतिहास उठा के देख लेना। ओके, ठीक है, ये सच्चाई है। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे जने हंस रहे हैं पढ़ते हुए, लेकिन आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी। अल्टरनेट इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पत्नी अपने मम्मी पापा और भाइयों की या रिश्तेदारों की कुछ भी नहीं सुनती, खुद ले सहन कर लेगी। तो अब आप सोचो, अगर श्रृंगार देवी की इधर रायमल से शादी हो गई और रायमल के इनके कभी बनी नहीं, रायमल बोले मैं तो मारवाड़ पर अटैक करूंगा, तो श्रृंगार देवी तो कहेगी ना, देखा अटैक कर, देखो मेरे पापा पर अटैक कर रहे हो, देखा एक ही घोड़ो बाहर निकाल, देखो मैं सब घोड़ा की टांगा तोड़ दे। ठीक है, बैठो तो करिए घोड़ा पे, घोड़ा की टांग भी न ला दी, आपकी भी किक्की न ला दी। इतना खतरनाक जो है वो
त्रिशूल नहीं मिलती हाथ में, नहीं तो उसी समय ऑन द स्पॉट युद्ध हो जाए। हो गया। तो श्रृंगार, तो इसीलिए मित्रता होगी ताकि फ्यूचर में युद्ध नहीं हुए। क्या समझ में आ गया क्या? तो ये बहुत सारे रीजन रहा करते थे। अब मैं आपको थोड़ा और टॉपिक से भटक रहा हूं। तो श्रृंगार देवी का इस संधि के तहत विवाह हुआ, किनसे हुआ? रायमल से हुआ। अब श्रृंगार देवी के 3-4 प्रश्न बनते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, इनका विवाह चित्तौड़ में होता है। कहां पर होता है? चित्तौड़ दुर्ग में होता है। और जिस स्थान पर जो विवाह हुआ था उस स्थान को आज भी श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है, जिनको किताबों में श्रृंगार चौरी भी लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपने गोसुंडी की बावड़ी नाम सुना होगा। गोसुंडी की बावड़ी, चित्तौड़ में गोसुंडी गांव है, तो गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। तो कौन सी बावड़ी का निर्माण? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? मेवाड़ महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये बावड़ी भी पूछी जाती है। तो ये बावड़ी गोसुंडी चित्तौड़ जिला लगता है। कौन सा जिला लगता है? चित्तौड़ जिला लगता है। तो आवड़ बावड़ की संधि क्लियर हो गई। एक और क्लियर कर देते हैं आप लोगों से। शब्द आ रहा आवड़ और बावड़, बात समझ में आ गई? तो बावड़ शब्द बबूल वाला एरिया है, जो बबूल, कंटीली, झाड़ियां, जो भी आपके एरिया आता है, तो ये सब मारवाड़ वाला एरिया है। तो जो बबूल, कंटीली, झाड़ियों से उधर वाला एरिया वो तो मारवाड़ करे गया। जो हरियाली वाला, आवड़ हरियाली से रिलेटेड है, तो हरियाली वाला जो बेल्ट है वो मेवाड़ करे गया। इसीलिए राजसमंद जिला, तो राजसमंद के पीछे जो पाली जिला आ रहा है वो मारवाड़ वाली सीमा हो गई, मारवाड़ चल रहा है। और राजसमंद से इधर अपना मेवाड़ वाला हिस्सा है। तो आवड़ बावड़ की संधि से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। एग्जाम में प्रश्न आवे तो गोला करके आना, आंख मीच करके, ठीक है? नहीं तो फिर मचक मचक। ओके, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे अगला युद्ध समझाने वाला हूं, महाराणा कुंभा का। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। ओके, कल आपको एक क्लास इसकी और हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए, कोशिश करूंगा, ठीक है ना? क्या बोलते हैं अपनी विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, समुद्रकालीन विजय स्तंभ, क्या जो भी एक क्वेश्चन बनता है वो एक ही क्लास में आपको चीजें क्लियर कर देंगे आपको। ओके, ठीक है। यहां तक तो डन है। आगे हम चर्चा करें। तो चर्चा हम इस टॉपिक की करते हैं कि अब महाराणा कुंभा के विरुद्ध एक युद्ध और होता है। वो होता है चांपानेर की संधि के बाद युद्ध होता है। अच्छे से समझाना, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। क्लास को बीच में छोड़ के नहीं जाए, पूरी क्लास पढ़ा करें। ओके, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझे, ध्यान से समझना। ये अपना राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में ये राजस्थान का मैप दिख रहा होगा आपको। राजस्थान के मैप में इस साइड में आता है मालवा, इस साइड में क्या आता है? मालवा। और इस साइड में आता है गुजरात, इस साइड में क्या आता है? गुजरात। और बीच में अपना यहां पर कुंभलगढ़। कौन सा आता है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में महाराणा कौन बैठे हैं? कुंभा बैठे हैं साहब, महाराणा कुंभा। ओके, कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा बैठे हैं। और कुंभलगढ़ में जब महाराणा कुंभा बैठे हैं, और मालवा का शासक था मक्खी, यानी कि महमूद खिलजी। और जो महमूद खिलजी है, ये महमूद खिलजी फर्स्ट है, मालवा का राजा। गुजरात में मैंने भी पिछली जस्ट इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 राजाओं के नाम लिखे थे, उसमें मैं एक कुतुबुद्दीन का नाम लिख रहा हूं यहां पर। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक वो गुलाम वंश से रिलेटेड था, मोहम्मद गोरी वाला, वो नहीं है। ये अफगान शासकों में काउंट होता है। तो कुतुबुद्दीन। ओके, अब सुनना कि
महमूद खिलजी मारना कुंभा से हार चुका, कुतुबुद्दीन मारना कुंभा से हार के भाग रहा था, और जब भाग रहा था तो महमूद खिलजी को पता चला कि ये देखो है भाग रहा है। अब ये भाग रहा है तो महमूद खिलजी ने अपना एक वफादार व्यक्ति को भेजा, कुतुबुद्दीन के पास भेजा, ताज खां को भेजा। किसको भेजा? ताज खां को। ताज खां को ये लेके के भेजा कि भैया ताज खां, इसने कहा तू वहां जा भाई, ये भी भाग के जा रहा है, एक बार जाके बोल तो करी। आडा हाथ दे के रुका कि भाई कई भी हो थारे साथ, तो कहीं भी हो, यो कुंभा से हार गियो, कुंभा से हार के भागनो पड़ रही हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन को ताज खां ने कहा कि भैया अटीने माँ के मक्खी भी हार गई और तू भी जो है हार गियो, हम भी हारे, तू भी हारा, क्यों ने अपन दोनों बीच में संधि कर लेवे और दोनों मिलके कुंभा पे अटैक करें तो हम जीत जाएंगे। पहले तो अपने को अकेले अकेले को हराया, अब हम जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मारना कुंभा की हिम्मत नहीं है जो हमको हरा देवे। सबके समझ में आ रहा क्या? ओके, तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो ये भी राजी हो गया, हाँ कम से कम एक सहयोगी तो मिलो, कल को मेरे को तो नहीं कहेंगे मारा अकेला किस पड़ी ही, एक भी पड़ी था कि। ओके, जब दोनों की पड़ी थी कि तो दोनों विचार करके आए, तो इन दोनों के बीच में मारना कुंभा के खिलाफ जो संधि हुई, उस संधि का एग्जाम में आता है 1456 की चांपानेर की संधि, यानी कि गुजरात और मालवा के बीच में संधि होती है, उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। कहीं कहीं किताबों में चांपानेर लिख रखा है, तो चांपानेर मान लेवे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी पेपर में आ जाती है। तो चंपानेर की संधि हुई थी वो 1456 में हुई थी। 1456 में चंपानेर की संधि हुई। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि चंपानेर की संधि किस किस के बीच में हुई, तो गुजरात और रियासत पूछे तो गुजरात और मालवा के बीच में, किसके विरुद्ध हुई, तो मेवाड़ के विरुद्ध यानी कुंभा के विरुद्ध हुई। राजा पूछे तो कुतुबुद्दीन महमूद खिलजी के साथ में संधि हुई, कुंभा के विरुद्ध हुई। रियासत पूछे तो तीनों रियासतें आपको ध्यान रखनी है, कर लोगे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मचक मचक करना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। 3 घंटा जो है वो अपनी लाइफ का निर्धारित कर देता है 3 घंटे में आप कितना बेस्ट दे रहे हैं। शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये साहब संधि की शर्त क्या थी वो भी सुनो। इसने कहा कि अपन जीत जाएंगे तो फिर मेवाड़ को कैसे लेंगे, तो सीधी सी गणित है। मक्खी ने कहा कि अगर हम जीत गए तो मेवाड़ का इधर मालवा की साइड में जो हिस्सा है वो मेरा, वो तो इधर पाती मैं करूंगा, और गुजरात की साइड में जो हिस्सा है वो तू रख लेना भाई। ओके डन, व्हाई नॉट, चलो भाई। अब दूसरी कंडीशन क्या रखी कि कुंभा को पता नहीं चलना चाहिए कि अपने बीच में संधि हुई, इसलिए मैं मालवा की तरफ से चढ़ाई करूंगा और तू गुजरात की तरफ से चढ़ाई करना, और जब वो मारना कुंभा एक से लड़ेगा तो दूसरा बंदा कुंभलगढ़ पे अधिकार कर लेना। शायद समझ में आ गया होगा। और हम ऐसे जीत जाएंगे, दोनों एक लारे लड़ेंगे। हो सकता है कि मारना कुंभा दोनों के एक एक लपड़ मार देवे, क्योंकि मारना कुंभा 9 फीट के आदमी थे, 9 फीट के शासक थे। अब 9 फीट का शासक कितना बड़ा हो सकता है, आप ही समझ गए। अपन तो आजकल 9 फीट के नहीं है, नहीं तो तार छूट गया पंखे का तो अपन ही जोड़ सकते हैं, इतनी लंबाई आप समझ लो। नहीं तो अपन 3 टेबल रख के फिर चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं तार के साथ में, पंखे के साथ में, तो वो चीज है। तो 9 फीट हाइट बहुत बहुत ज्यादा होती है, आप समझ गए होंगे। जस्ट मेरी लगभग डबल के आसपास मान के चले। हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। तो जब ये बड़े सेना लेकर के महाराणा कुंभा को सूचना मिली साहब मालवा से मक्खी उड़ती हुई वापस आ रही है, मक्खी आ रही, तो महाराणा कुंभा ने कोई बात नहीं, इतना चल के आएगा, थोड़ा आगे अपन भी चल लेते हैं, थोड़ा हम क्या बोलते हैं सामेड़ा ले लेते हैं इनको, ठीक है। तो जबरदस्त युद्ध हुआ, उसमें मक्खी भाग गया हार के। उधर महाराणा कुंभा से पता चला कि दोनों का प्लान था, ये भी सेना लेके बढ़ रहा है। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया, महाराणा कुंभा ने कहा कोई टेंशन नहीं, युद्ध की गति बढ़ा दो, और तीव्र गति से युद्ध किया। मक्खी भाग गया, और इधर से कहते हैं कि साहब गुजरात वाला सेना लेके आया, तो गुजरात वाली सेना के आगे आके खड़ा हो गया। महाराणा कुंभा ने कहा आओ तो भी उल्ला पहाड़े। राजस्थानी भाषा का शब्द बोल रहा हूं, कोई मेरे मिलने वाले देख रहे हैं तो आप अदरवाइज नहीं लेवे, सिर्फ मैं क्लास के लिए बोल रहा हूं,
ओके, नहीं तो कल को जहां भी मिलेंगे, एक बार मेरे से मिल गए, एक रास्ते में मेरे भैया मिल गए, कोई मिलने वाले, ठीक है, तो मेरे को आवाज दी, मैंने सुना नहीं, ठीक है, तो फिर बाद में मुझे दोबारा आवाज दी, मैं सुना, क्या सर कहाँ जा रहे हो, मैं तो मचक मचक करते हुए आपको आवाज दे रहा हूं। मैंने कहा सर गलती हो गई, ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, तो बस नॉर्मल चीज में क्लास के लिए बात चर्चा कर रहा हूँ। तो इस गुजरात के कुतुब ने कहा भैया तू भी आ उर्ला पहाड़े, दो तेरे भी लगा देते हैं, तो इसकी सेना को भी बुरी तरह से हराया। और संधि का क्या हो गया, व्याकरण में संधि का एक ही होता है, विच्छेद होता है, या तो संधि होती है, विच्छेद का वापस संधि होती है, या संधि, तो चांपानेर की संधि हो गई फेल, बात समझ गई, चांपानेर की संधि फेल। चांपानेर की संधि किसके खिलाफ हुई, किस किस के बीच में हुई, शायद आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे, और लेना चाहो तो 2 सेकंड में ले लो, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। मिटावें, चलो ओके। अच्छे से समझ में आया होगा महाराणा कुंभा। आगे हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, फिर टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। देखो महाराणा कुंभा के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ चुके हैं, सारे युद्ध पढ़ चुके हैं, महाराणा कुंभा के शत्रु पढ़ चुके हैं, महाराणा कुंभा के ग्रंथ पढ़ चुके हैं, महाराणा कुंभा की उपाधियां पढ़ चुके हैं, महाराणा कुंभा के विद्वान पढ़ चुके हैं, महाराणा कुंभा से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब लास्ट स्टेज की हम बात करते हैं। 1467 में महाराणा कुंभा ने नागौर विजय की, क्या की, नागौर पर अधिकार किया। एक सिंगल लाइन में बता रहा हूं, नागौर पर अधिकार किया। और कुंभा जब नागौर से वापस लौट रहे थे, तो वहां से एक हनुमान जी की मूर्ति बढ़िया लगी, उनको अच्छी लगी, तो वहां से नागौर से हनुमान जी की मूर्ति वहां से उखड़वा कर लेके आ गए, मूर्ति लेकर आए। कितनी बढ़िया बात है। पुराने जमाने में राजा महाराजा युद्ध करने जाते ना, तो किसी भी मंदिर में, किसी गांव में होके जा रहे, बढ़िया युद्ध किया, जीत गए, तो वहां देखा भगवान की तो यहाँ बहुत बढ़िया मूर्ति है, सैनिकों बोलते उखाड़ लो इनको, लेके चलो, और मूर्तियों को उखाड़ के ले आते थे, अपने किले में लाके लगाते, ये मेरा किला है, मैंने यहाँ मूर्ति उखाड़ के लाया, पता नहीं भगवान भी खुश। और आजकल थोड़ा कहोगे तो हाँ देवता दोष दे रहा भाई, बात समझ में नहीं आ रही। हमने कौन सा युद्ध किया भाई, हमने कौन सी मूर्ति उखाड़ के लाए, फिर भी देवता दोष दे रहा। देवता देवे न देवे, लेकिन बत्ता बाड़ा जरूर दोष निकाल दे, ये सच्चाई है। अच्छे काम करो, मस्त रहो, तैयारी करो, और जहां घर में रह रहे हो सबसे अच्छा रहो, कोई दोष नहीं देगा। क्या समझ में आ गया क्या? ठीक है, बाकी अपनी अपनी मर्जी, देखो सबके साथ अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। तो फिर पहले पहले देवता काहे को दोष नहीं देते थे भाई, सोचने वाली बात है। देवता दोष नहीं देते हैं। दोष क्या होता है कि हम सीधी सी बात करते हैं, जो आदमी जिंदा था उसने कभी तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, मरने के बाद कहां से फोड़ा पड़ेगा भाई, सोचो इस बात को। मैं भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, 4 लोगों के पास जाते हैं तो हमारे पास 4 चीजें ऐसी ऐसी बताते जो हमसे होती नहीं, फिर हम वो दोस्त के चक्कर में रह जाते, आगे जिंदगी में बढ़ नहीं पाते। बाकी सबकी अपनी सोच है, हम भी मानते हैं देवी देवताओं को, आप भी मानो, सब मानो, एक लिमिटेड। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए, और हनुमान जी की मूर्ति ला करके कुंभलगढ़ दुर्ग के द्वार फर्स्ट गेट पे आप एंटर होते हो तो राइट साइड में, सॉरी माफ करना, लेफ्ट साइड में टिकट खिड़की से कुंभलगढ़ किले में टिकट कटोगे, अंदर एंटर होगे, तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट गेट के वहां पर जो दीवार के पास में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई, उसी मूर्ति को महाराणा कुंभा नागौर विजय के बाद लेकर आए थे। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित की थी साहब। क्या डन है? अब मैं महाराणा कुंभा की मृत्यु से रिलेटेड बता रहा हूं, एक सिंगल लाइन बता रहा हूं, महाराणा कुंभा की मृत्यु कैसे होती है। महाराणा कुंभा का एक पुत्र जो है, एक तो रायमल है जिनकी शादी श्रृंगार देवी से हुई थी, अभी अपन ने बताया, वो रायमल उस समय वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। तो महाराणा कुंभा का एक पुत्र होता है जिनको लोग बोलते हैं उदा, या एक नाम और मिलता है उदयकरण। क्या नाम मिलता है? उदयकरण। या इन्हीं को इतिहास की किताबों में लिखा, जैसे सिसोदिया वंश की इतिहास है उनमें लिख रखा है उदय सिंह प्रथम, उदय सिंह प्रथम।
ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के पिताजी जो उदय सिंह थे, महाराणा उदय सिंह, उनको हम इतिहास में महाराणा उदय सिंह द्वितीय पढ़ते हैं और इनको उदय सिंह प्रथम मानते हैं, उदयकरण या उदा। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग में, क्या समझ में गया क्या, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की जो है धोखे से हत्या कर दी मामादेव कुंड के पास। मामादेव कुंड के पास जो है महाराणा कुंभा की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो उदयकरण या उदय सिंह मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। मेवाड़ रियासत में पिता को मारने वाला पितृहंता कहलाता है, पिताजी को मार करके राजा बना था। तो 68 में जो है महाराणा कुंभा की मृत्यु होती है 1468 में। तो 1468 से 1473 तक ये राजा रहा। उसके बाद फिर महाराणा रायमल 73 से शासक बनते हैं। मैं आगे महाराणा रायमल पढ़ाएंगे आपको। तो ये कुंभलगढ़ में इनकी मामादेव कुंड के पास इनकी हत्या कर दी गई थी महाराणा कुंभा की। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। ठीक है, मानसिक रूप से जो है बीमार हो गए थे ऐसा माना जाता है। तो उन्माद रोग इतिहासकार लिखते हैं, तो उन्माद रोग भी कहते हैं कि हो गया था, इस कारण हत्या की। बहुत सारे अलग अलग रीजन बताते हैं। कुल मिलाकर के महाराणा कुंभा की हत्या करके उनका पुत्र राजा बना था। तो ये मेवाड़ में ये पहला उदाहरण है जो पिता को मार करके राजा बनता है। शायद महाराणा कुंभा आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ में आए होंगे। आ गए हो तो अपने सभी ग्रुप्स में मेरी क्लास पढ़ने के बाद आप शेयर कर देना, आपको सपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात है, जिन पूरे राजस्थान में जहां आपके लिंक हो वहां शेयर करो, लोगों को क्लासेस समझ में आएगी, जरूर आएगी, मेरा पूरा प्रयास है। आपको आ रही तो अगले को भी आएगी। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप। कल एक भैया की थोड़ी सी कंप्लेन थी, वो कंप्लेन ये थी कि सर आप मैसेज का जवाब नहीं देते। तो मेरे देखो लाइव चैट में मैं बहुत सारे सवालों का जवाब हम टाइम पे दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है वो 92690123 वाला। आप डायरेक्ट मैसेज डालो या मेरे से उस पर कॉल कर लेना। ओके, जय श्री कृष्णा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कुछ और नए तरीके से और नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जय हिंद।